हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके पीवाईक्यू। हमने राजस्थान हिस्ट्री की पीवाईक्यू का रिगार्डिंग एक लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता है उसको रीड किया था। आज हम उससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रीड किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एंड देन हम उसके आगे का पार्ट करेंगे। तो उससे आपको क्या होगा, दोनों जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको अच्छे से इसके रिगार्डिंग जो कंटेंट होगा वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हमने देखा था राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके रिगार्डिंग हमने देखा था कार्य करने का श्रेय की रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने देखा था कि इंडिया में जो पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था। 1861 में किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप किस में देखते हो, इंडियन हिस्ट्री में आप देखते हो। वहीं राजस्थान में इसके ठीक 10 साल बाद में 1871 में और इसका कार्य का श्रेय जाता है A.C.L. कालाइल। A.C.L. कालाइल है, इन्हें कठोर पाषाण काल के 2 से क्या मिले हैं, मानवस्तियों के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। वहीं इंडिया में हमने बात की थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य है उसको स्टार्ट करने का श्रेय है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। कालांतर में 1902 में सर जॉन मार्शल है उनके द्वारा इसके जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इंडिया का, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके वापस रिगठन के कार्य का श्रेय है वो जॉन मार्शल को जाता है। इसके अलावा हमने 2 व्यक्तियों के नाम देखे थे। एक तो हमने नाम देखा था ओल्थम एंड एक हमने देखा था ओरेल स्टेन जिनकी एक बुक के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। एक सर्वे है वो किसके, एक सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर, ये सर्वे का कार्य किया था ओरेल स्टेन ने। इनकी बुक का ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और ओरेल स्टेन है वो इंडिया राजस्थान में ओल्धम है, इनके वर्क पर क्या करने आए थे, रिसर्च करने आए थे। ओल्धम है वो पहले किस रिवर पर वर्क कर रहे थे, दृश्यवती या फिर उसे क्या बोला जाता है, सरस्वती या फिर दृश्यवती रिवर है उस पर वर्क कर रहे थे। सरस्वती या फिर इसी को क्या बोलता है, दृश्यवती रिवर भी कहा जाता है। इस रिवर पर ये वर्क कर रहे थे। इन्हीं के कार्य को करने के लिए ओरेल स्टेन आते हैं और इनकी एक प्रकाशित लेख है उसका नाम आपको देखने मिलेगा, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि सरस्वती या दृश्यवती रिवर है ये कालीबंगा में आपको देखने मिलेगी। कालीबंगा जो सभ्यता है उसी में आपको देखने मिलेगी। जो घग्गर का ही प्राचीन नाम है वो भी कुछ जगह ये बताया गया है, सरस्वती रिवर बताया गया है। तो कालीबंगा सभ्यता में इस प्रकार के आपको क्या देखने मिलते हैं, ये पीवाईक्यू है वो देखने मिलते हैं और इसके रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो आपको देखने मिलता है। वहीं हमने कालीबंगा सभ्यता को देखा था। ये कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस रिवर के किनारे, घग्गर में। प्राचीन में इसे क्या कहा जाता था, सरस्वती या फिर दृश्यवती नदी के रूप में जाना जाता था। हालांकि इसके कुछ इतिहासकार इसे अलग रिवर भी बताते हैं, वही कुछ इतिहासकार है वो घग्गर को ही इसको मेंशन है वो करते हैं। तो वर्तमान में जो सरस्वती रिवर है वो लुप्त हो चुकी है और आपको घग्गर रिवर देखने मिलेगी जो जिसमें पानी की अधिकता होने पर वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। और राजस्थान में कहाँ पर फ्लो करती है, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में हनुमानगढ़ के किनारे हनुमानगढ़ में घग्गर रिवर है, इसके किनारे आपको कौन सी सभ्यता देखने मिलेगी, कालीबंगा सभ्यता है ये देखने मिलेगी। इसी के साथ हमने देखा था कि इस सभ्यता के रिगार्डिंग आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो हमने सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कितने स्तर पर आपको देखने मिलती हैं। तो हमने बात की थी कि ये है रिवर है, ये सभ्यता है वो 5 स्तरों में देखी गई है। पहले और दूसरे जो स्तर है वो है प्राक हड़प्पा के। इसके अलावा तीसरा, चौथा और 5वां है वो कौन से है, विकसित हड़प्पा टाइम पीरियड का देखने मिलता है। प्राक हड़प्पा वाले हैं उनके भी साउथ और ईस्ट में, दक्षिण पूर्वी भाग में आपको क्या देखने मिलेंगे, जूते खेत के साक्ष्य देखने मिलेंगे और स्पेशली रूप से गेहूं और जो के जुते हुए खेत हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने मिलेंगे, आहड़ में देखने मिलेंगे। चावल है वो यहाँ पर नहीं है, चावल आपको स्पेशली कहाँ पर याद रखना है, आहड़ है उसमें याद रखना है। इसी के साथ हमने बात की थी विकसित हड़प्पा टाइम पीरियड की। तो विकसित हड़प्पा में इसमें देखने मिलेंगे 2 भागों में ये वर्गीकृत है। पूर्वी भाग जो निचला नगर के रूप में है जहाँ पर जन सामान्य रहता था, वहीं पश्चिमी भाग है
वहाँ पर है वो प्रशासनिक वर्ग रहता था, पुजारी वर्ग माना जाता है। ये किस प्रकार से था? दुर्गीकृत था। दुर्ग दोनों ही इनके चारों ओर सुरक्षा की प्राचीर दीवार देखने मिलती है, लेकिन दुर्गीकृत रूप से स्पेशली रूप से पश्चिमी था। यहाँ पर अंडाकार रूप से क्या देखने मिलते हैं? कुएं देखने मिलते हैं। तो अंडाकार कुएं है वो देखने मिलते हैं। इसके अलावा हमने इसके उत्खनन कालीबंगा सभ्यता है, इसके उत्खननकर्ता देखे थे। तो उत्खननकर्ता के रिगार्डिंग देख लेते हैं कुछ फैक्ट। सबसे पहले तो 1990 में 1919 में एक इटली के माने जाते हैं एलपी टेस्टिटोरी इस प्रकार से इनका वर्ड एलपी टेस्टिटोरी है। इन्होंने सबसे पहले इस कालीबंगा सभ्यता है इस पर इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया था। सबसे पहले प्रकाश में लाने का कार्य है वो 1990 में एलपी टेस्टिटोरी द्वारा किया गया था। फिर उसके उत्खनन का कार्य 1952 में किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष ने 1952 में किया था। इसके बाद में 1961 से 69 तक इस पर वर्क किया है बीबी लाल बीके थापर। इसके अलावा एमडी खर्रे हैं, जेपी जोशी है, श्रीवास्तव है, केएम श्रीवास्तव एंड एसपी जैन। इन सब के रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं आपसे। अमलानंद घोष के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं 3 नाम इनमें से देकर चौथा अलग नाम है वो देकर भी क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। इसके अलावा हमने दशरथ शर्मा का नाम देखा था। दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा सभ्यता है इसे क्या कहा है? तीसरी राजधानी है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में मेंशन है वो किया है किसने? दशरथ शर्मा द्वारा। ये दशरथ शर्मा वही है जिन्होंने चौहान वंश है उससे बिजोलिया शिलालेख जो 1170 का है सांभर झील के पार्श्वनाथ मंदिर के किनारे से मिला है, उससे बिजोलिया शिलालेख के अकॉर्डिंग ही जो चौहान है उनको दशरथ शर्मा ने क्या बताया था? ब्राह्मण वंश के बताया था। तो ब्राह्मण बताने वाले जो है बिजोलिया शिलालेख के अकॉर्डिंग वो दशरथ शर्मा है। और इन्हीं दशरथ शर्मा है इनके द्वारा जो कालीबंगा सभ्यता है इसे तीसरी राजधानी के रूप में हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में मेंशन है वो किया जाता है। वही इसके रिगार्डिंग अदर फैक्ट में आपको देखने मिलेंगे कालीबंगा सभ्यता है। इसके रिगार्डिंग अदर फैक्ट में हमने देखा था कि उत्खननकर्ता के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्तर के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड यहाँ पर कौन कौन से अवशेष है वो प्राप्त हुए तो उसके रिगार्डिंग आपसे अवशेष क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो उसमें आपको याद रखना है यहाँ से आपको युग्मित समाधान मिलता है। इसके अलावा युग्मित समाधान के अलावा यहाँ से आपको 6 छेद की एक खोपड़ी मिली है जिससे हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ पर देखने मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक आपको मृत पात्र किस टाइप के देखने मिलते हैं? मृत भांड है या मृत भांड किस प्रकार के देखने मिलते हैं? वो है लाल रंग के मृत भांड है जिन पर काले ब्लैक और वाइट रंग की क्या की गई है? नक्काशी है। ब्लैक और काला और सफ़ेद रंग का क्या किया गया है? अलंकरण का कार्य है वो किया गया है। कालीबंगा सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसे दीनहीन बस्ती के रूप में डिनोट करते हैं। दीनहीन बस्ती के रूप में डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो घर से निकलने वाली नालियां हैं वो पक्की ईंट के साथ ही लकड़ी की बनी हुई होती थी। मकान से जो मेन रोड तक जाती थी वो किस प्रकार से लकड़ी की बनी हुई थी। घर की छत है वो लकड़ी की बनी हुई होती थी और जो कच्ची ईंट का यहाँ पर घर में कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता है और इसी के साथ जो ईंटें थी वो अलंकृत देखने को मिलती है, अलंकृत है और कच्ची ईंटें हैं वो देखने मिलती हैं। तो ये कुछ मेन फैक्ट है जो बार बार इसमें रिपीटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ से हमें भूकंप के अवशेष का साक्ष्य है वो भी मिला है। उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप के प्रथम जो अंकित भूकंप है, लिखा हुआ भूकंप, अंकित भूकंप के साक्ष्य वो कहाँ से देखने मिलते हैं? तो वो आपको कहाँ पर देखने मिलेंगे? आपके कालीबंगा सभ्यता है इसके किनारे पर ही देखने मिलेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर ऊँट की हड्डी के रिगार्डिंग भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऊँट की हड्डी के साक्ष्य है वो कहाँ से देखने मिलते हैं? तो वो आपको देखने मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। सड़कें संपूर्ण पर काटेगी, जो भी रोड्स वगैरह है संपूर्ण पर काटती है। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते। ये पूरी वही जो सड़क सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है उसकी विशेषताएं वो इसमें डिनोट करने की है। सड़कें हैं वो संपूर्ण पर काटेगी, मुख्य घरों पर इनके घरों के दरवाजे नहीं खुलते हैं और जो चबूतरे बने हुए होते थे वो मिट्टी के बने हुए होते थे।
मकान से नाली है वो लकड़ी की बनती थी। पक्की ईंटों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता था, लेकिन मैक्सिमम जो ईंटें यूज़ की गई है वो कच्ची ईंट है वो यूज़ की गई है। और इस सभ्यता के अकॉर्डिंग ही एक सभ्यता है वो आपको कहाँ पर देखने मिलेगी, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के कोट तीजी में इस प्रकार की समान सिविल सभ्यता है वो देखने मिलती है। पाकिस्तान के कोट तीजी है वहाँ पर आपको इस प्रकार की सभ्यता है वो देखने मिलती है। तो ये कुछ हाफ पेज का इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे, बार बार रिपीटेड एग्जाम है उसमें। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम उसके आगे का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम जानेंगे आहड़ सभ्यता की रिगार्डिंग जानकारी। तो यहाँ तक हमने सब देख लिया था। हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद में कालीबंगा सभ्यता है वो देश का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। कोटतीजी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और वो इस कोटतीजी सभ्यता है उसकी एक विशेषता आपको अच्छे से याद रखनी है कि वो अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य उसके मिलते हैं। और वहाँ से आपको प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष में मिलेगी। इसी प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष है वो आपको कालीबंगा सभ्यता से भी देखने मिलते हैं। और इसी प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष है वो यहाँ से भी देखने मिलते हैं कोटतीजी से, इसलिए इनको समकालीन है वो बताया गया है। नेक्स्ट हम सभ्यता देखेंगे वो हम देखेंगे आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं नोट्स की में, और उसके बाद में हम इसका PYQ है वो डिस्कस करेंगे। तो आहड़ सभ्यता है उसके रिगार्डिंग जाने। तो आहड़ सभ्यता है इसे बनास सभ्यता या फिर मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में है, बनास रिवर और बनास की सहायक जो रिवर है यानी कि बेड़च या फिर आयड़ रिवर के रूप में भी जिसे जाना जाता है। तो इस बेड़च या आयड़ रिवर के किनारे है ये क्या सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। बनास सभ्यता भी इसे कहा जाता है और मृतकों के टीले की सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसी सभ्यता को दूसरा नाम यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम रूप से तांबे को गलाने की भट्टियाँ हैं वो देखने मिलती है। बनास संस्कृति के रिगार्डिंग वर्क है वो ST साकलिया है उनके द्वारा किया गया था। तो ये इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं इनमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। इस बनास सभ्यता की सबसे बनास सभ्यता या फिर मृतकों के टीले की सभ्यता या ताम्रवर्ती नगरी है यानी कि आहड़ सभ्यता, इसकी मेजर विशेषताएं देखें तो ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के भी उत्तर पूर्व में 4 किलोमीटर दूर ये देखने मिलेगी इस प्रकार की सभ्यता। बनास की सहायक रिवर यानी कि आयड़ या फिर इसी को दूसरा नाम बेड़च देखने मिलता है, इसके किनारे पर स्थित है। प्राचीनतम नाम आप इसका देखोगे तो आघाटपुर या फिर आठपुर भी इसे कहा जाता है, और इस कहीं कहीं इसका नाम थूलकोट है वो भी देखने मिलता है। तो स्थानीय नाम है थूलकोट, टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है इसलिए इसे धूलकोट बोलते हैं। वही आठपुर या आघाटपुर है वो गोपीनाथ शर्मा ने इसे बताया है। इसकी खोज की थी सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसके बाद में इसके उत्खनन का कार्य किया था अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र। राजस्थान प्रशासन की ओर से PL चक्रवर्ती ने भी यहाँ पर भाग लिया था। और 1961-62 में इसमें ST साकलिया हैं उनके द्वारा भी वर्क है वो किया था। इस बनास संस्कृति पर वर्क है 1961-62 में ST साकलिया द्वारा भी किया गया था। 1961-62 में ही ड्रेकन कॉलेज है, डेक्कन कॉलेज मेलबर्न है विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलिया है उसके द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य है वो किया जाता है। इस सभ्यता की आहड़ सभ्यता की कुछ मैक्सिमम विशेषताएं हम देखें तो कुछ मेजर विशेषताओं में आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। काले और लाल मृदभांड है वो देखने मिलेंगे। जो कालीबंगा सभ्यता हमने देखी थी वहाँ पर लाल मृदभांड थे और उन पर काले और सफ़ेद रंग की क्या की गई थी, नक्काशी की गई थी, अलंकरण किया गया था। वही आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता में आपको काले और लाल मृदभांड देखने मिलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, गोरे कोट या बकोट भी कहा जाता है। इन्हीं का नाम जो मृत पात्र है जिन पर सफ़ेद रंग की पॉलिश की जाती थी इन्हीं को क्या कहा जाता है, गोरे कोट या फिर बकोट के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आहड़ सभ्यता से कपड़ों की छपाई के रिगार्डिंग जानकारी देखने मिलती है। और छपाई की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी कि यहाँ से ठप्पों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त जो ठप्पे हैं जिनसे रंगाई छपाई के व्यवसाय का अनुमान है वो लगाया जाता है। तो ठप्पे प्राप्त हुए हैं, काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं और उन पर सफ़ेद रंग की पॉलिश की हुई है और उन मृदभांड हैं उनको गोरे कोट या फिर बकोट कहा जाता था। इसके अलावा मकान है, यहाँ इसके बनाने के लिए धूप में सुखाई हुई ईंट का यूज़ किया जाता था। पत्थर का प्रयोग किया जाता है, पत्थर का प्रयोग है वो इसमें यहाँ पर किया गया है दीवार और नींव को मजबूत और सुंदर करने के लिए।
और मिट्टी में क्वार्ट्स मिलाकर चिप्स बनाने के मिश्रण है उसका भी प्रयोग है वो मकान बनाने में किया गया है। तो मजबूत मकान है वो बनाते थे पत्थर से, जो मिट्टी वगैरह है उसमें क्वार्ट्स मिलाकर, चिप्स वगैरह मिलाकर, या फिर दीवार और नींव है उनको मजबूत करके, इस प्रकार के मकान है वो आपको किस में देखने मिलेंगे, आहट सभ्यता में देखने मिलेंगे। एक घर है मिला है, एक घर से यहाँ पर 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोज की जानकारी है वो यहाँ पर देखने मिलती है। एक घर से कितने चूल्हे प्राप्त हुए हैं, 6 चूल्हे। कालीबंगा में एक 6 छेद की खोपड़ी प्राप्त हुई है, वहीं आहड़ में 6 चूल्हे हैं वो प्राप्त हुए जिनसे सामूहिक भोजन का अनुमान है वो लगाया जाता है। 2 मुंह का चूल्हा भी प्राप्त हुआ है, जिसे सिलबट्टा या फिर पैन के रूप में भी, सिलबट्टा और पैन है वो देखने मिलता है। 2 मुंह का चूल्हा है वो देखने मिलता है। यहाँ के निवासी है वो चावल का यूज करते हैं, गेहूँ जवार के साथ चावल, गेहूँ जवार और चावल मैक्सिमम आपको याद रखना है। शाकाहार और मांसाहार दोनों टाइप्स के यहाँ पर लोग हैं वो आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके शव को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ गहने आभूषण वगैरह है वो भी साथ ही दफनाते थे। इनका मानना है कि जीवन के बाद में वापस व्यक्ति है उसका पुनर्जन्म होता है मृत्यु के बाद में, तो पुनर्जन्म की अवधारणा को ये लोग मानते थे। वहीं कालीबंगा सभ्यता की जब हमने बात की थी तो कालीबंगा सभ्यता में हमने देखा था कि वहाँ पर आपको क्या देखने मिलते हैं, 3 प्रकार के समाधान देखने मिलते हैं। युग्मित समाधान भी प्राप्त हुए थे, लेकिन आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार की रिगार्डिंग जानकारी है वो आपको कालीबंगा सभ्यता से देखने मिलती है। वहीं आहट सभ्यता से समाधान के रिगार्डिंग जानकारी में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या मिले हैं, युग्मित समाधान मिले हैं। तो युग्मित नहीं, यहाँ से पुनर्जन्म के साक्ष्य के अकॉर्डिंग जो शव दफनाया जाता था उसमें कहने रखे जाते थे। पत्थरों की अधिकता से अनुमान लगाया जाता है कि पत्थर के ये शस्त्र उपकरण बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा। यहाँ से पत्थर है, स्टोन है, उनका मैक्सिमम यूज किया गया है, तो उस अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जाता है कि ये कोई उपकरण वगैरह है या फिर पत्थर के जो औजार वगैरह बनाने का क्या रहा होगा, मेजर सेंटर रहा होगा। यहाँ से यूनानी मुद्रा जिस पर अपोलो का चित्र अंकित है या फिर लेपिस लाजुली के प्रमाण है वो आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। बिना हत्थे का ईरानी जलपत्र है वो आहट से देखने मिलता है। बिना हत्थे का ईरानी जलपत्र कहाँ से मिला है, आहट सभ्यता से मिला है। यूनानी मुद्रा अपोलो का चित्र जहाँ पर अंकित है लेपिस लाजुली के रूप में जिसे समझता है वो यहाँ से आहट सभ्यता से मिला है। तौल के बाट और माप से व्यापार वाणिज्य की जानकारी है वो यहाँ से देखने मिलती है। पूजा की थाली देखने मिलती है, गोल और चौकोर रूप में नाग नागिन जिस पर अंकित थे। खिलौने देखने मिलते हैं, मिट्टी के थे। बेल बनासिन बुल या हाथी और घोड़े के साक्ष्य यहाँ पर नहीं देखने मिलते हैं। दीपक और गोलिया के साक्ष्य देखने मिलते हैं। मानवकृत मूर्तियाँ देखने मिलती है, 2 नारी की एक पुरुष की मूर्ति देखने मिलती है। जो व्यक्ति मृत हो जाता था उसके सिर को नॉर्थ साइड में रखते थे और जो उसके पैर होते थे उनको साउथ में रखकर वो रखा जाता था। तो जो डेथ बॉडी है उसको भी एक स्पेशली तरीके से रखा जाता है। उसका सिर नॉर्थ में होता था और उसके पैर साउथ में होते थे, साथ ही उसके साथ गहने वगैरह रखते थे। तो इस आधार पर उसके कोई पुनर्जन्म की अवधारणा के आधार पर ही उसका क्या किया जाता था, जो समाधान है वो किया जाता था। चांदी से ये लोग परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, चांदी से भी ये लोग परिचित नहीं थे। आहड़ के लोग हैं वो साउथ वेस्ट में राजस्थान में प्रथम कृषक है वो माने जाते हैं। तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग है, साउथ वेस्ट पार्ट है, वहाँ पर प्रथम कृषक किसे माने जाते हैं, आहड़ लोगों को ही माना जाता है। कच्ची ईंट की भी प्रयोग की गई है, मैक्सिमम पक्के ईंट या फिर स्टोन यूज किया गया है, कच्ची ईंट पर कुछ जगह यूज है वो की गई है। गैर सिंधु सभ्यता स्थल है, ग्रामीण संस्कृति है, यहाँ पर देखने मिलेंगे। 8 स्तर पर इसका उत्खनन, कुछ विद्वान बताते हैं कि इसका उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ था, 8 स्तर पर हुआ था। तीसरे पर चित्रित बर्तन देखने मिले, चौथे पर तांबे और कुल्हाड़ी देखने मिलेगी। वही कालीबंगा की रिगार्डिंग तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने स्तर पर देखने मिला है, 5 स्तर, और आहड़ में बताया जाता है 8 स्तर। तो ये कुछ मैक्सिमम जानकारी है वो आपको किस में देखने मिलेगी, आहड़ सभ्यता है उसमें देखने मिलेंगी। कुछ इसके अदर स्थल भी देख लेते हैं आहड़ सभ्यता के। आहड़ सभ्यता है, इसके उत्खनन स्थल में आपको देखने मिलेगा आहड़, बालाथल, भगवानपुरा, महाराज की खेड़ी, ये उदयपुर की ही क्या है लोकेशन है। आहड़ भी उदयपुर में है, आयड़ ये बेड़स रिवर के किनारे, बालाथल भी उदयपुर में है, भगवानपुरा और महाराज की खेड़ी ये उदयपुर में ही लोकेटेड है। वहीं गिलुंड और पंचमाता ये राजमंद में स्थित है। ओजियाना, छतरी खेड़ा और बागोर ये भीलवाड़ा में है। ये आहड़ संस्कृति के क्या है उत्खनन स्थल है वो माने जाते हैं, ओजियाना, छतरी खेड़ा और बागोर। गिलुंड, पंचमाता, राजमंद और आहड़, बालाथल, भगवानपुरा और महाराज की खेड़ी ये उदयपुर में लोकेटेड है।
गिलुंड के रिगार्डिंग देखें तो गिलुंड राजसमंद में स्थित है और इसका उत्खनन का कार्य किया था ब्रिजवासी लाल, वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोशल द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था गिलुंड का। और 2 टीलों से यहाँ पर मोड़िया मगरी है, उसके उत्खनन का कार्य है वो किया गया है। कि ईंट यहाँ पर देखने मिली है, सादे काले पोलिस्ता लाल काले चित्रित मृदभांड देखने मिलते हैं, मिट्टी के खिलौने देखने मिलते हैं, हाथी, ऊंट और पत्थर की गोलियों के साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। हाथी दांत की चूड़ियों के साक्ष्य है वो गिलुंड में देखने मिलेंगे। तो जो मैक्सिमम इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उत्खनन के रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो उत्खनन में आपको याद रखना है वीएस सिंधे है, ग्रेगरी पोशल है और ब्रिजवासी लाल है। बी लाल है, वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोशल है, उन्होंने किया था गिलुंड का उत्खनन किया था। कहाँ पर लोकेटेड है? राजसमंद में है। और यहाँ से हाथी दांत की चूड़ियाँ हैं वो देखने मिलती हैं। बालाथल है उदयपुर में। वीएन मिश्र ने इसके उत्खनन का कार्य किया था और इस सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से संपर्क के अनुमान लगाए जाते हैं। तांबे के औजार यहाँ से देखने मिलेंगे। लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ हैं, नलकूप है, हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, 11 मकानों का भवन है वो यहाँ से देखने मिलता है। वहीं ओजियाना की जब भी बात करते हैं तो ओजियाना है ये भीलवाड़ा में लोकेटेड है। बीआर मीणा ने इसके उत्खनन का कार्य किया था। आलोक त्रिपाठी भी इसके उत्खननकर्ता शामिल हैं। तो आलोक त्रिपाठी, बीआर मीणा है वो केस में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है। और बैल और गाय की मृण मूर्ति है वो यहाँ से आपको देखने मिलेगी। तो बैल और गाय की मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी? ओजियाना से। कहाँ पर लोकेटेड है? भीलवाड़ा। उत्खननकर्ता बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी। आलोक राज नहीं है, आलोक त्रिपाठी है। कहीं आप देख लो कि हाँ भाई कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो आलोक राज सर है वो बार बार ट्विटर पर ट्वीट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर वो नहीं है। ओजियाना में उनके नाम से संबंधित है, लेकिन आलोक त्रिपाठी हैं। और मीणा जी कौन से हैं? बीआर मीणा। आहड़ का विस्तार है वो आपको देखने मिलेगा गिलुंड, बालाथल, भगवानपुरा, बागोर, पचमाता, ओजियाना और इसके आसपास के एरिया है वहाँ पर देखने मिलेगा। वही राजस्थान से बाहर आप देखोगे तो एमपी के कुछ लोकेशन है और गुजरात की लोकेशन। गुजरात में तो कच्छ वाले एरिया और एमपी में है नवादा, टोली, नागदा, एरन और कायथा। नवादा, टोली, नागदा, एरन और कायथा वाली एमपी की लोकेशन है और गुजरात की कच्छ वाली लोकेशन है, वहाँ पर आहड़ का विस्तार है वो आपको देखने मिलता है। तो राजस्थान के साथ साथ आहड़ का विस्तार है वो गुजरात और एमपी तक भी देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की है आहड़ सभ्यता के रिगार्डिंग। अब हम इसके रिगार्डिंग विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यू देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है वो इस सभ्यता से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ जो सभ्यता है इसका प्राचीन नाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आहड़ का प्राचीन नाम आपको देखने मिलेगा आघाट, पूर्व, धूलकोट या बेराट। धूलकोट है, ताम्रवर्ती नगरी या फिर बेराट। बेराट तो नहीं है। अब आघात नहीं है, आघाट है, आघाटपुर, धूलकोट भी इसका नाम देखने मिलता है और ताम्रवर्ती नगरी। मैक्सिमम इसे ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती अंकित है। जो भी यहाँ पर प्राचीन इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर आहड़ का पुराना नाम क्या बताया है? ताम्रवर्ती अंकित किया गया है। 11वीं शताब्दी में सबसे पहले प्राचीन नाम है वो क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। 11वीं शताब्दी में इसे किस रूप में जाना जाने लगा? आघाट पर या फिर आघाट दुर्ग के रूप में जाना जाने लगा। कालांतर में इसका नाम धूलकोट भी देखने मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया है, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना। प्राचीन नाम ताम्रवर्ती, 11वीं शताब्दी में नाम क्या हो गया? आघाटपुर या फिर आठपुर, और कालांतर में इसे धूलकोट भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आहड़ में खुदाई के बाद में एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा हुआ, तो धूलकोट नामक टीले है उसके नीचे दबा हुआ पाया गया था। तो ऑप्शन होगा बी। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी क्या है जाना जाता है। तो इस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की खोज की गई थी और एक टीले के नीचे ये दबी हुई देखने मिलती है, उस टीले को क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो हमने इससे देखा ताम्रवर्ती नगरी, धूलकोट या फिर आघाटपुर। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन 3 आघाटपुर।
ये ऑप्शन दिया हुआ है। आहड़पुर जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, आहड़ सभ्यता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस स्थल पर ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी फर्स्ट क्वेश्चन में ये था। और प्राचीनतम नाम इसका आहड़ सभ्यता का है कि सबसे प्राचीनतम नाम क्या देखने मिलता है, ताम्रवती नगरी के रूप में देखने मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर तांबे के उपकरण, बर्तन, काले लाल मृत पात्र है वो आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण है वो प्रचुरता के कारण इस प्राचीन काल में इस सभ्यता को किस रूप में जाना जाता था, ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड वेयर के रूप में भी जाना जाता है। काले और लाल मृत पात्र हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर के रूप में कौन से बर्तनों को जाना जाता है, मृत पात्रों को, तो वो है आपके आहड़ सभ्यता के मृत पात्र है, उनको इस रूप में भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य 1953 में किसके निर्देशन में किया गया था। तो आहड़ सभ्यता के उत्खनन में हमने देखा था अक्षय कीर्ति व्यास है, रतन चंद्र अग्रवाल है, वीरेंद्रनाथ मिश्र है, एस.टी. साकलिया। लेकिन इसमें पूछा है 1953 में कौन थे, तो 1953 में इसमें कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास। रतन चंद्र अग्रवाल भी कालांतर में आएंगे। अमलानंद घोष का संबंध कालीबंगा सभ्यता से है। ग्रेगरी पोसल का संबंध गिलूंड सभ्यता से है, गिलूंड चौरास में वहाँ पर इनका संबंध है। वी.एस. सिंधे और कुछ बीबी लाल होना चाहिए, बीबी नाम से कुछ है, तो उनके साथ। और ग्रेगरी पोसल राजसमंद में है, गिलूंड में, और अमलानंद घोष कालीबंगा में है। रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास होते हैं। कालांतर में जो उत्खनन का कार्य करते हैं 1956, 3 साल बाद में रतन चंद्र अग्रवाल आ जाते हैं, वीरेंद्रनाथ मिश्र आ जाते हैं, और 61-62 में कौन आ जाते हैं, एस.टी. साकलिया। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आहड़ स्थल है, इसकी खोज का सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास के अलावा यहाँ पर आपको नाम देखने मिलेगा रतन चंद्र अग्रवाल 1954, 61-62 में हसमुख धीरज साकलिया जिन्हें एस.टी. साकलिया भी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में इसके उत्खनन का कार्य किया गया था। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम कालखंड है वो ताम्रयुगीन है। आहड़ को पहला जो कालखंड है वो ताम्रयुगीन है, और दूसरा कालखंड है इसका लोहयुगीन के रूप में जाना जाता है। तो संपूर्ण कालखंड है उसको 2 भागों में हम इसके डिवाइड कर सकते हैं, ताम्रयुगीन और लोहयुगीन। इसलिए इसे ताम्रयुगीन कालखंड के अकॉर्डिंग इसे क्या नाम दिया गया है, प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता है उसके सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको सुमेलित है वो पूछा गया है। बेराट, बेराट में दयाराम साहनी सही है। कालीबंगा, कालीबंगा में अमलानंद घोष सही है। बागोर, बागोर में वीरेंद्रनाथ मिश्र, वी.एन. मिश्रा ये भी सही है। आहड़, आहड़ में एस.पी. जैन नहीं है। एस.पी. जैन हमने किस में देखे थे, कालीबंगा में देखे थे। आहड़ में तो हमने बात की रतन चंद्र अग्रवाल की, अक्षय कीर्ति व्यास की, वीरेंद्रनाथ मिश्र और इसके अलावा एस.टी. साकलिया हैं, ये हमने आहड़ सभ्यता में देखे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आहड़ के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। आहड़ के उत्खनन का कार्य है वो वीरेंद्रनाथ मिश्र के, एस.टी. साकलिया या फिर वी.एस. वाकणकर, बीबी लाल। देखिए बीबी लाल बीके थापर कालीबंगा में थे। एक बीबी नाम से मीणा है होना चाहिए, बीबी मीणा या फिर कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको जो सभ्यता है गिलुंड वाली उसमें भी बीबी नाम से एक देखने मिलता है। बीबी ब्रिजवासी लाल है, बीबी लाल यानी कि वो ब्रिजवासी लाल है, वो इसमें देखने मिलते हैं। गिलुंड सभ्यता में भी देखने मिलते हैं। वहीं आहड़ सभ्यता के उत्खनन के कार्य को नेतृत्व में निष्पादित हुआ था वो हुआ था एस.टी. साकलिया। निष्पादित कंप्लीट रूप से किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हुआ था एस.टी. साकलिया, सबसे लास्ट में आए थे उनके नेतृत्व में हुआ था। आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ है वो बनास रिवर के किनारे, या फिर बनास के अलावा हम कहें मेन रूप से रिवर कौन सी थी, तो वो थी आहड़ रिवर या फिर बेडच रिवर भी जिसे कहा जाता है, उस रिवर के किनारे। तो बनास की सहायक नदियाँ हैं उनके किनारे ये सभ्यता है वो देखने मिलती है। उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ या बेडस नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा है वो दबा हुआ मिला था, और ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है, और इस बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति सभ्यता है वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष है वो किससे संबंधित है, कांस्य युगीन है, लोह युगीन है, या ताम्रपाषाण या फिर पुरापाषाण।
तो हमने देखा था इसके जो प्राचीन अवशेष हैं इससे प्राप्त टोटल अवशेष, इसके कंप्लीट अवशेष को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमने देखे थे ताम्रपाषाण, एक लोह के। यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन अवशेष, तो प्राचीन अवशेष कौन से थे? ताम्रवती नगरी के। कालांतर में आता है कौन सा? लोह, क्योंकि जो सबसे पहले के प्राचीन लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे पहले लोग तांबे से परिचित थे, बाद में कालांतर में किससे परिचित हुए थे? लोहे से परिचित हुए थे। तो प्राचीन अवशेष सबसे प्राचीन इसमें ताम्रपाषाण युग से माने जाते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई थी? तो बनास और उसकी सहायक नदियां बेड़ज, गंभीरी, राजस्थान में कोठारी रिवर है, इनके किनारे पर देखने मिलेगी आपको आहड़ सभ्यता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो उदयपुर में। किस संस्कृति को बनास संस्कृति के रूप में जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। कौन सा जिला आहड़ बनास संस्कृति के में प्रमुख स्थल नहीं था? उदयपुर था। गिलुंड ये भी स्थल है, ओझियाना भी है, बालाथल भी है, लोथल नहीं था। लोथल तो गुजरात में आता है, तो लोथल इसमें क्या नहीं है? प्रमुख स्थल है, वो देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। लोथल है वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में प्राप्त हुए धूलकोट से, और वह गांव कौन सा है? धूलकोट तो टिब्बा था, तो वो गांव है, गांव का नाम है आहड़। और 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए पुरातात्विक अवशेष जो उदयपुर के किनारे। उदयपुर में मेन जो सभ्यता है वो कौन सी है? आहड़ सभ्यता। ताम्र सभ्यता की, या फिर इसका सबसे प्राचीन जो नाम इसका देखने को मिलेगा वो प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। और यहाँ पर दो भागों में ये देखने मिलेंगे, दो कालखंड में, एक है ताम्रवती नगरी और दूसरा है लोहयुगीन सभ्यता। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का संबंधित काल 1900 ईस्वा पूर्व से 1200 ईस्वा पूर्व के मध्य है वो माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? गणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना में है उत्खनन स्थल नहीं है। नहीं, ये तो सही नहीं है, उत्खनन स्थल है गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना वाली। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र थी, ये सही है, बेराट ग्राम्य संस्कृति। कौन सा कथन सही है? बेराट ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। क्रॉस चेक कर लेना, मेरे को लगता है ये भी सही होना चाहिए। कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का उदाहरण, लोहयुगीन संस्कृति का नहीं है। आहड़वासी है, इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था और तांबे की वस्तुएं, तो यहाँ से मैक्सिमम भट्टियाँ प्राप्त हुई है। तो आहड़ के जो व्यक्ति हैं इनके व्यवसाय क्या माना जाता है? तांबे की भट्टियाँ हैं, इनको गलाना। इस अकॉर्डिंग आंसर क्या माना गया है? ऑप्शन 4। बेराट वाला भी हम चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक। आहड़ है, इसे आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ पर तांबे के उपकरण, बर्तन, काले लाल मृत पात्र आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क है, उसके तांबे को गलाना था और तांबे की वस्तुएं बनाने थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा है वो भी प्राप्त हुआ है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा मिलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे और मकान की दीवार और पत्थर पर मिट्टी की बनी हुई होती थी, जिनकी छत बांस और केलू से बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आहड़ सभ्यता के रिगार्डिंग ही। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे क्योंकि भट्टियाँ प्राप्त हुई है, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं, चावल से ये लोग परिचित थे। तो दो कथन है वो असत्य है, जहाँ जहाँ दो है वो उसमें क्या कर लेना? असत्य। तो दो ऑप्शन तो ये से कट हो जाएंगे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था और काले लाल मृत पात्र प्राप्त हुए, जिन्हें सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामिति का अलंकरण किया जाता। तो 4 सही है। आहड़वासी तांबा गलाना चाहते, ए सही है, 4 सही है। धातु का काम आहड़वासियों की इकोनॉमी का एक मेजर साधन था, तो 3 भी सही है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आहड़ सभ्यता के रिगार्डिंग पूछा गया है। आहड़ को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है, किस लिए? बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले इसलिए, या फिर घर बनाने के लिए धूप में पकी हुई ईंटों का यूज किया जाता है, तो मैक्सिमम तो स्टोन वगैरह यूज़ करते थे। जली हुई ईंट के निर्माण नहीं। और इकोनॉमी में शिकार और पशुपालन, इकोनॉमी है वो शिकार और पशुपालन पर आधारित थी, इस वजह से भी नहीं। बड़ी संख्या में यहाँ पर क्या मिले हैं? तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के को गलाने की भट्टियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, इस वजह से इसे क्या नाम जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। इसका प्राचीनतम नाम ये देखने मिलता है ताम्रवती नगरी। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ है, इसके विषय में विभिन्न कथन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के रिगार्डिंग विभिन्न कथन दिए गए हैं और असत्य कथन का आपको चयन करना है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश डाला पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और आहड़वासी दीवारों पर नींव को मजबूत करने के लिए सौंदर्य युक्त बनाने के लिए क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स का मिश्रण करते। तो ये कथन सत्य है। आपसे पूछा गया असत्य है। फोर्थ सही है। मिट्टी और कच्ची मीट से निर्मित भवन यहाँ से उपलब्ध नहीं है, नहीं उपलब्ध है। तो ये क्या है, ऑप्शन 3 है वो इसमें इनकरेक्ट होगा। मिट्टी के भी भवन यहाँ से प्राप्त हुए, कच्ची मिट्टी के भी बने हैं, तो ये इसमें अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है। ऑप्शन 3 है वो इसमें क्या इनकरेक्ट है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डाला गया, ये भी सही है। और आवासीय भवन है, इन पे नींव को मजबूत है वो बनाया जाता था। तो नींव है वो ईंटों की होती थी, मजबूत होती है, कुछ जगह स्टोन का भी यूज है वो भी किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग ये इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। आहड़ में आवासीय भवन है वो ईंट से निर्मित तांबे के उपकरण की प्रचुरता के बने हुए थे। प्राचीनतम इस काल में इसे ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। अनाज रखने के बड़े भांड होते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरी या कोट कहा जाता है। आहड़ को विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर के रूप में यानी काले और लाल मृत पात्र के रूप में जाना जाता है। तो मृत भांड भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मृत भांड के रिगार्डिंग ये पूछा गया है। गोरी पकोट कहा जाता है। अनाज रखने के जो बड़े मृत भांड है जिन्हें गोरी पकोट कहा जाता है, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो आहड़ से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। देखो कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि विभिन्न वस्तुएं दे दी और आपसे पूछ लिया कि कौन सी वस्तु इससे संबंधित नहीं है। चावल प्राप्त हुई है, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। कृष्ण लोहित मृदभांड नहीं, लाल मृदभांड है। चित्रित दूसरे मृदभांड है, कृष्ण वाले नहीं है। चित्रित दूसरे मृदभांड, काल लोहित, कृष्ण लोहित, कृष्ण मतलब काला, लोहित मतलब लाल। तो सॉरी इसमें भी सही है। कृष्ण लोहित यानी कृष्ण यानी काला, लोहित यानी लाल। चित्रित दूसरे मृदभांड ऐसे नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि ब्लैक एंड रेड पेयर है, काले और लाल रंग के मृत पात्र हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य है वो पात्र संस्कृति से प्राप्त माने जाते हैं। तो लोहे की हमने देखा था आहड़ सभ्यता है, उसके 2 कालखंड है, एक है ताम्रवती नगरी, दूसरा है लोह युगीन। तो इसमें क्वेश्चन के विभिन्न ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। गेरुए रंग की मृत पात्र संस्कृति, काले और लाल मृत पांड की संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृत पांड संस्कृति या फिर उत्तरी काली चमकीली मृत पांड संस्कृति। करेक्ट आंसर होगा काले और लाल रंग के जो मृत पांड संस्कृति यानी कि आहड़ सभ्यता है, यहाँ से आपको किस प्रकार के साक्ष्य देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको लोहे के साक्ष्य भी देखने मिलेंगे और यहाँ से आपको क्या देखने मिलेंगे, ताम्रवती नगरी के साक्ष्य है वो देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाल काले मृत पात्र वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था, तो वो था आहड़, ऑप्शन बी। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति के प्रमुख केंद्र है, सेंटर के रूप में से जाना जाता है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं हो पाता था, तो जौ का होता था, ज्वार होती थी, चावल होते थे, बाजरे का पता नहीं, जो होता था। तो आहड़ की सभ्यता के लोग हैं गेहूं, ज्वार, चावल की खाद्यान्न है उससे परिचित थे। तो ये क्वेश्चन रिलेट हुआ था। आहड़ है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत करती है, वो है ईरानी लेपिस लाजुली, एक प्रकार का पत्थर या फिर एक प्रकार का बर्तन भी बता सकते हैं, लेपिस लाजुली। 2 मुहे का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन भी यहाँ से मिले हैं। वो कौन सा स्थान है जहाँ से 2 मुहे का चूल्हा देखने मिलता है, तो वो है आपके आहड़। 1 से अधिक चूल्हे यानी 6 चूल्हे हमें एक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सामूहिक भोज की जानकारी जहाँ से मिलती है वहाँ से हमें 2 मुहे का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा और पेन भी देखने मिलता है, वो है आहड़ सभ्यता। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन आहड़ सभ्यता के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपसे कि आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आहड़ के लोग हैं वो चांदी से परिचित है, वो नहीं थे, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता के रिगार्डिंग। गणेश्वर सभ्यता जो निमका थाना में थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में ये क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।